नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। 23 की तकरार किसकी सरकार, जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का ये बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू आपको नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार की। और चलिए सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको बताते हैं वो खबर जो आज दिन भर चर्चा में रही और 2023 के चुनाव में किसी न किसी रूप में ये खबर असर जरूर डालेगी। तो बुधवार की बात करते हैं, जब राजधानी भोपाल से एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया था। आरोपी ने पीड़िता को अपना गलत नाम बताया, उसके साथ दोस्ती की और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। इस मामले की गूंज सियासी गलियारों तक भी सुनाई दी और मध्य प्रदेश की सियासत में लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। भोपाल में अब लव जिहाद से सनसनी, शादी से पहले होगा पुलिस वेरिफिकेशन, झांसेबाजों पर कसेगा शिकंजा। भोपाल में दलित छात्रा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को पंडित बताकर दोस्ती की, 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती को जब सच्चाई पता चली तो उसने आरोपी की शिकायत थाने में की। आरोपी का असली नाम फैजल सैयद है। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 13 दिसंबर को आजाद थाने में कंप्लेंट आई थी, जिसमें एक बालिका के साथ एक व्यक्ति के द्वारा शारीरिक शोषण करना है की खबर प्राप्त हुई थी। तो उसके तहत 76 कॉक्स और SC/SC के तहत अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी कल ही मेरे पास डायरी आई है। 2 दिन ही केस हुआ है, तो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो बिंदु मिलेंगे उन पर जांच की जा रही है। उधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए गृह मंत्री ने भी बड़ी बात कही है। हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा का बयान भी सामने आया है। उनकी माने तो लव बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसी चीजों में लगे हुए कि 2023 के चुनाव में किस चीज से फायदा हो सकता है, लेकिन इनके राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा के लिए जमीन खिसकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी मंच पे पहले एक जगह खड़े होकर बोलते थे, अब पूरा घूम के बोलते हैं। ये सब घबराहट के प्रतीक। बहरहाल MP में अब शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराने की बात जोर पकड़ रही है। वैसे मंत्रिमंडल ने पिछले साल 29 दिसंबर को धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी दी थी। इस कानून के जरिए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, लव जिहाद का मामला जो कि अब चर्चाओं में बना हुआ है और सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके हर एक एंगल को ना समझ लिया जाए। तो इसी एंगल को हम समझने के लिए आपके लिए एक चुनावी शाखा हमने तैयार की है और इस चुनावी शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनावी शाखा की ओर, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, और सीधे लव जिहाद को लेकर उनसे ही हम सवाल करेंगे। शैलेंद्र जी, अभी जो रिपोर्ट चल रही थी उसमें PC शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं उनकी ओर से कहा गया कि लव तो बाबा आदम के जमाने से होता आ रहा है, लेकिन लव जिहाद की अगर हम बात करें तो ये हाल के कुछ सालों में इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए और इन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सवाल मेरा यह है सर कि
लव जिहाद को लेकर जो सियासत लगातार गर्माती जा रही है, इसका कारण क्या है? क्यों लव जिहाद सियासत में इतना उबाल ला रहा है? देखिए जया, आज से 8-10 साल पहले तक ये शब्द उतना सियासत में था नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से ये यूपी से खासतौर से शुरू हुआ ये लव जिहाद का शब्द का इस्तेमाल। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं आप देखिए, बीजेपी हो चाहे हिंदूवादी संगठन हो चाहे आरएसएस हो, इस शब्द को एस्टेब्लिश करने में वो कामयाब हो गए हैं। मतलब लव जिहाद कुछ होता है, ये अब वो ये साबित, मतलब ये आम जनता में भी ये वर्ड अब यूज होने लगा है। और लव जिहाद कहिए तो वो समझ जाते हैं कि ये मामला क्या है, जिसमें हिंदू लड़की होती है और मुस्लिम लड़का होता है और प्रेम संबंधों के द्वारा धन परिवर्तन की बात होती है। तो ये एस्टेब्लिश करने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल हो गई है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज होती है। अब इससे आगे की बात है, ये पूरा मामला होता है जो, जैसे आपने देखा कि अभी चर्चा में बहुत है श्रद्धा और आफताब का केस, तो इस तरह की कहानियां बहुत चर्चा में आती हैं आम खासतौर से मध्यम वर्ग में। और जब इससे फिर वोट को मोबिलाइज करने का मौका मिलता है, ध्रुवीकरण करने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है, और यूपी में ये बड़ा सफल प्रयोग रहा बीजेपी का और इससे काफी वोट मोबिलाइज भी हुआ। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लव जिहाद जो है मध्य प्रदेश में एक कदम आगे जाता है, ये धर्मांतरण पर जाकर टिकता है, क्योंकि इसके अगली कड़ी होती है धर्मांतरण। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, यहाँ इस्लाम या मुस्लिम हिंदू से आगे बढ़कर क्रिश्चियन मिशनरीज का काफ़ी आरएसएस काफ़ी उसको टारगेट में रखी रही है ये पिछले कई दशकों से, खासतौर से आदिवासी इलाकों में। तो ये बढ़ के बात जाती है धर्मांतरण पर। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने भी कई मंचों से इसका जिक्र किया है कि धर्मांतरण हम चलने नहीं देंगे। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके, खासतौर से साउथ मध्य प्रदेश हो और वहाँ छत्तीसगढ़ में सरगुजा का इलाका हो, तो वहाँ मिशनरीज को इसके बहाने निशाने पर लिया जाता है, क्योंकि धर्मांतरण वहाँ कई दशकों से होता आया है। तो ये जब बातें जाती हैं तो वहाँ भी मोबिलाइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। तो बीजेपी को फायदा इसमें मिलता है वोट को मोबिलाइज करने का। तो ये, और खासतौर से कांग्रेस जो है इसका हमेशा से इसमें असमंजस में रही, या तो इसका विरोध करती है। अभी भी आपने पीसी शर्मा को सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये बाबा आलम के जमाने से लव है, लेकिन लव जिहाद कोई मुद्दा है नहीं, ये फर्जी बात है। तो इस पे कहीं ना कहीं वो घिरती है कांग्रेस, और बीजेपी को मौका मिलता है और वोट का ध्रुवीकरण होता है और बीजेपी फायदा ले जाती है। तो ये बड़ा एक ऐसा इशू है जो भावनात्मक रूप से फायदा पहुंचाता है बीजेपी को हमेशा। और अब जब आगे 11 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है तो ये इशू काफी गरमाएंगे और इन पर खूब सियासत होगी, ये तो तय है। बिल्कुल शैलन जी, लेकिन ये जरा समझने की हम कोशिश करेंगे कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे आखिर क्यों गर्मा जाते हैं। देखिए लव जिहाद तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हम भी लगातार बता रहे हैं कि हाल के कुछ सालों में लव जिहाद का जो शब्द है बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। पहले ये बात बिल्कुल सही है कि आम लोगों को नहीं पता था कि आखिर लव जिहाद होता क्या है, लेकिन इसे इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि उसके बाद अब आम लोगों की जुबान पर, बच्चे की जुबान पर आप समझ लीजिए कि लव जिहाद का शब्द है और वो भी समझता है कि लव जिहाद होता क्या है। चुनाव के समय ये मुद्दे इस तरह से कैसे गर्मा जाते हैं? साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी जब चर्चा हो रही थी उस समय आपने ये जिक्र किया कि आम आदमी और खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, लव जिहाद का जो लगातार मामले हैं वो हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जब ऐसा होता है तो इतना तूल कैसे मिल जाता है इसे? देखिए हमारा जो समाज है उसमें सोशल वैल्यूज की बड़ा महत्व है, क्योंकि हम इसके प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग। तो वो हमेशा, और सबसे बड़ा वोट बैंक मध्यम वर्ग ही है, क्योंकि वही तय करता है सरकार, क्योंकि अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो उसका वोट एक फिक्स रहता है उसका। लेकिन जो वोट जो मूव करता है इधर से उधर, जो जिसको कहते हैं कि ये वोट यहाँ भी जा सकता है वहां भी जा सकता है, वो वोट मध्यम वर्ग में ज्यादा होता है। तो ऐसे इशूज को उछालकर उनकी भावनाओं को क्षणिक आवेग में आकर भी वोट डाल देते हैं वो। तो ये इश्यूज इसलिए बहुत ज़्यादा गरमाते हैं और दोनों तरफ सियासी पार्टी कोई भी हो इसका इस्तेमाल करती है। तो ये, और देखिए आरएसएस का हमेशा से एक इशू रहा है ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है, तो ये मुफीद होता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो ये खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ये वोट काफ़ी, वोट का ध्रुवीकरण करने में इसको मदद मिलती है। और देखिए जया, ये 2000 जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा कि ये मुद्दा बड़ा
बहुत गरमाया था, क्योंकि वहां पे इस तरीके के केस काफी सामने आए थे। वैसे सबसे पहला उपयोग इसका केरल में हुआ था, जहां पर धर्मांतरण की बात की गई थी, निश्चित फिगर आए थे और लव जिहाद का मामला खूब गूंजा था। तो मध्य प्रदेश में भी अब ये चीजें होंगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव है और दोनों ही पार्टियां इसको लेकर अपने अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जी जय। बिल्कुल, और इसका कितना असर होगा शालिन जी, ये निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हमें जरूर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त भी अभी लव जिहाद की जो गूंज है वो सुनाई भी दे रही है और सियासत में कितना उबाल ला रही है ये भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया सर इस खबर को इतने विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए। तो चुनावी शाखा के बाद अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको हम लेकर चलेंगे ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा सीट। ये सीट बेहद खास है, बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ का सियासी समीकरण वैसे तो 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस यहाँ हमेशा जोरदार लड़ाई लड़ती ही हैं। बीते 7 चुनावों में यहां से 1 बार कांग्रेस और 1 बार बीएसपी जीत का परचम लहरा चुकी है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की पहचान बेहट गांव से है, जहां पर तानसेन की जो जन्म स्थली है वो है। इस समय हम तानसेन के सम्राट के जो संगीतकार हैं उनके मकबरे पर खड़े हुए हैं और ये जो ग्रामीण विधानसभा है ग्वालियर की वो इसकी पहचान है। अब हम चलते हैं ग्रामीण ग्वालियर विधानसभा में, जहां जानेंगे लोगों का मूड जानेंगे इस बार 2023 के चुनाव को लेकर। ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा सीट, इस सीट की पहचान संगीत से है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली इसी सीट का हिस्सा है, जहां की आबो हवा में सुर संगीत घुला हुआ है। लेकिन यहाँ के सियासी सुर भी कुछ कम नहीं है। बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। भारत सिंह कुशवाहा लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा शिवराज सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। ये वही सीट है जहां से कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी यहां विकास के दावे करती है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कहते हैं कि अब विधानसभा क्षेत्र में काम के लिए कुछ नहीं बचा। जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और जनता 2023 के चुनाव में विकास के नाम पर ही वोट करेगी। 2018 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने झूठ बोलबाल की सरकार बनाई थी। 15 महीना हमारे वो खराब हुए। उसके बाद में हमें कोरोना से जूझना पड़ा। तो कुल मिलाकर 1 साल के अंदर जो भी काम हुए, मेरे मंत्री रहते हुए मुझे 2.25 साल करीबन हो गए। चूँकि अब मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूँगा कि सभी का अगर टोटल मिला के अगर कैलकुलेशन करें, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र में भी अच्छी सड़कें, तालाबों की कनेक्टिविटी और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नहरों पर कुल मिलाकर अभी तक कुछ काम प्रारंभ हो गए हैं, कुछ कामों का प्रारंभ होना शेष है। मेरी विधानसभा में ग्वालियर ग्रामीण में 800 करोड़ से अधिक के काम स्वीकृत हो चुके हैं। उसमें कुछ संचालित है, किसी में शुभारंभ होना है। इस सीट पर दल बदल का खेल भी लंबे समय से चला आ रहा है। 2008 में बीएसपी से विधायक बने मदन कुशवाहा ने 2018 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा और अब बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं 2018 में बीएसपी से चुनाव लड़े साहब सिंह गुर्जर अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साहब सिंह गुर्जर का कहना है कि विधायक और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जनता परेशान है। अगर 2023 में जनता कांग्रेस का साथ देती है तो विकास को यहाँ नया आयाम दिया जाएगा। आज लाइट की देखो तो ग्रामीण क्षेत्र में परेशान है किसान। फसल का समय चल रहा है, इस समय ट्रांसफार्मर फूके पड़े हुए हैं। जैसे तैसे किसान कर्जे से पैसे लेके अपना बिजली का बिल भरते हैं तो एक महीने पर 20-20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते हैं। तार टूटे पड़े हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, अनाप साफ बिजली के बिल आ रहे हैं। जब आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 यूनिट पे 100 रुपये बिजली का बिल आता था, अब 100 यूनिट पे हजारों रुपये बिल आ रहा है। तो गरीब जनता, किसान, मजदूर परेशान है ये लाइट के बिलों से। चाहे रोडों की हम बात करें, ये रोडें टूटी पड़ी हुई हैं और अभी मजरा टोले कई जगह ऐसे पुरा पट्टे हैं जहाँ पर रोड नहीं पहुँच पाई है। तो हम वहाँ तक रोड पहुँचाने का काम करेंगे, समय पर लाइट बिजली देने का काम करेंगे और उनके कम से कम बिल आएं, इस पर हम काम करेंगे। बीजेपी के दावे हैं तो कांग्रेस के आरोप हैं।
लेकिन जनता भी है जो दावों और वादों की हकीकत को रोजाना महसूस करती है, विकास को भी देखती है और समस्याओं से दो चार भी होती है, और जब बात करती है तो बेबाकी से करती है। भारत सिंह कुशवाहा है, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए पूरे। और हम चाहेंगे कि जैसे हमारे कंटोनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या है तो यहाँ एक तो सिविल हो जाए, सिविल घोषित होना चाहिए। कंटोनमेंट में हम यहाँ लड़ाई लड़ते रहते हैं, कभी आए दिन आर्मी वाले कहीं कुछ मकान को रोक देंगे, रास्ता रोक देंगे, तो एक तो ये खत्म हो जाए। और दूसरा प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे, अभी हम लोन लेना चाहें या कुछ भी लेना चाहें तो नहीं ले पाते। हम वोट जब करेंगे हमारी ये रोड क्लियर हो जाए और हमारी जो सिवर भरती है बार बार, ये नहीं भरना चाहिए बिल्कुल। सबसे चीज है बिजली का बिल, यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये बिल आता है बिजली का, और कुछ भी नहीं का देर हो जाती है। गरीब गुरबा आदमी है और हाल आते हैं, लाइट काटे आते हैं, ये परेशानी है सबसे ज्यादा। इस सीट पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। जातिगत समीकरण भी यहाँ के नतीजों पर असर डालते हैं और बीएसपी की सक्रियता मुकाबले को रोचक बनाती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो देखिए रिपोर्ट आपने भारत सिंह कुशवाहा, जो कि 2 बार से विधायक है और फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री है। ग्वालियर ग्रामीण सीट से वो विधायक है, लेकिन यहाँ का सियासी इतिहास क्या है, समीकरण क्या है, ये भी जरा देख लीजिए। ये जो सीट है 2 लाख से ज्यादा मतदाता है यहाँ पर, जो कि प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे 2023 चुनाव में। ये विधानसभा जहां ओबीसी वोटर्स का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है, 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और बता दें आपको कि बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा, जो कि यहां से विधायक है और फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहां मुख्य मुकाबला रहता ही है, लेकिन इस सीट पर बीएसपी, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो उस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना देती है और यहाँ पर इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलता है। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, बोले तो नेताजी, जिसमें हम मिलवा रहे हैं आपको आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। तो बोले तो नेताजी में आज मिलिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत से। बीजेपी के संगठन में लगातार विभिन्न पदों पर रहकर संगठन का काम करने वाले रणवीर सिंह रावत, जो कि वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री हैं। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा हैं, जिसमें देखा जाए तो 5 विधानसभाओं पर बीजेपी कभी नहीं जीती है। चाहे वो उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव में भी 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी ले पाई थी और 1 सीट कांग्रेस को गई थी। क्या कहेंगे इसको कि इस बार 2023 के लिए क्या रणनीति बनाई कुछ पार्टी ने? देखिए 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा चुनाव में सीपी में जीते थे। ऐसा नहीं है कि हम 5 विधानसभा चुनाव सीपी में नहीं जीतते। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 25-30 वर्षों से पिछोर विधानसभा क्षेत्र में हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन वहाँ भी हमारा नज़दीकी बहुत मुकाबला रहा है। पिछले वर्ष भी हम 2000 करीब वोट से लूज हुए थे, तो ऐसा भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गढ़ अजय नहीं है, हर गढ़ हम जीत सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी हमारी रणनीति है, हम हमारे 17 वर्षों के विकास के कार्य, गरीब कल्याण के कार्य और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, जो बर्बाद मध्य प्रदेश कर दिया था दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता हमारी सरकार के काम को जानती है, हमारे विचार को जानती है, हमारे सिद्धांत को जानती है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारी चूँकि संगठन का जो तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर संगठन की विचारधारा को लेकर, और हमारा जो इतना बड़ा एक वर्ग है जिनको हमने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, उनसे हम सीधा संपर्क भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा बूथ पर पेज प्रभारी से लेकर के एक बूथ पर हमारी टीम बहुत सक्रिय होने वाली है। पिछली बार का अगर उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस से जसवंत जीते थे, लेकिन जैसे वो भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से उनको चुनाव हारना पड़ा। तो इस बार क्या कहेंगे, टिकट को लेकर कुछ मंथन पार्टी कर रही है या जीतने के पीछे को और कोई वजह रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से हम विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन करेरा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाताओं का जो सामाजिक समीकरण है, वो कई बार बिगड़ जाता है। पिछला उपचुनाव जब हुआ, तो पिछले चुनाव में जब हम देखते थे, पिछले 3 विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 38, 40 और 42 हज़ार वोट मिलते थे, और वहीं बाई इलेक्शन में हमको मात्र बसपा को मात्र 2600 वोट मिले।
सीधा का सीधा एक बहुत बड़ा जो वोट था बसपा का वो कांग्रेस को डाइवर्ट हुआ। दूसरा, हमने जो आम चुनाव 2018 का था उसमें हमको 50,000 के लगभग मत मिले, लेकिन उपचुनाव में हमको 65,000 वोट मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मत कभी कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ सामाजिक समीकरण के कारण और जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बहुत स्पष्ट नीति के साथ, हमारे सर्वे होते हैं, बहुत सारे स्तर पर लोगों के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की जाती है और क्षेत्र की जनता का रुझान क्या होगा उसको आधार बना करके और हमारे नेतृत्व की कार्यकर्ताओं की जो एक विश्वसनीयता होगी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में जो चयन का जो निर्णय होगा वो बहुत बड़ा निर्णय, हमारा आधार होगा सर्वे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट चुनाव कल, आज और कल की, जिसमें हम आपको बताते हैं सियासत का वो पहलू जिसका असर चुनावों में हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो बीते कल की बात हो या फिर आने वाले कल की। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटर पावर वोटर है और इस वर्ग का मिजाज और तबीयत सूबे की राजनीति पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो महज साल भर बचा है चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में। ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि 2023 के चुनावों में ओबीसी वोट किस तरफ पड़ते हैं। मालूम हो कि बीजेपी के पास खुद सीएम के तौर पर शिवराज मौजूद हैं, जिनकी फेस वैल्यू किसी भी दूसरे ओबीसी नेता से कई बड़ी है। तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा ब्रांड नेम है जो शिवराज सिंह के सामने ठहरता हो? विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। सियासी दल दावों, वादों और मुलाकातों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी की असली कुंजी ओबीसी वोटर के हाथ में है। अरेरा हिल्स पर खड़ी इस शानदार इमारत में किसकी हुकूमत चलेगी, ये ओबीसी वोटर ही तय करेगा। 29 जून शहर था खंडवा और मौका था निकाय चुनावों के प्रचार का। सूबे के मुखिया ने खुले मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सियासी पंडित भी चौंक पड़े। अरुण भैया क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। सीएम ने कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले अरुण यादव को बीजेपी में आने का ऑफर दे डाला। हालांकि बिना देर लगाए अरुण यादव ने ट्वीट कर सीएम के इस न्योते को ठुकरा दिया। सियासतदान कोई बात बेवजह नहीं कहते, खासकर सियासी मुद्दों से जुड़ी नाजुक बातों के पीछे भी वोटर्स के नंबर्स खड़े होते हैं। सूबे में 52% की आबादी वाले ओबीसी वोट खासी अहमियत रखते हैं। कांग्रेस लीडर अरुण यादव जिस निमाड़ इलाके से आते हैं, यहां 2018 के इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। यहां की ज्यादातर सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। निमाड़ की नैया नंदू भैया के नारे से पहचाने जाने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के न रहने से बीजेपी निमाड़ में कमजोर हुई है। साल 2021 में नंदू भैया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से ही पार्टी यहां पर एक ओबीसी चेहरे की तलाश में है जो निमाड़ में बीजेपी की नैया पार लगा सके। सिर्फ निमाड़ ही नहीं, पूरे सूबे में ओबीसी वोटर्स चुनाव नतीजों पर असर डालते हैं। एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। फिलहाल इनमें से ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। 2020 के उपचुनाव के बाद के नतीजे देखें तो 32 सीटों पर बीजेपी और 28 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। साल 2003 के विधानसभा चुनावों में जब राजा को संन्यास और सन्यासी को राज मिला था, तब भी ओबीसी वोटर्स बीजेपी पर मेहरबान हुए थे। उमा भारती सूबे की सीएम बनी। बाद में उनकी जगह पर दूसरे ओबीसी नेता बाबूलाल गौर को लाया गया और फिर गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को कमान दे दी गई, जिसके बाद से ही ओबीसी वोटर्स का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है। बिल्कुल 2023 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के लोग, सभी जातियां अच्छा सपोर्ट करेंगी और भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश के द्वारा 27% आरक्षण समाप्त कर दिया। मतलब जो वो आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्गों को, वो देना ही नहीं चाहते। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और आने वाले चुनावों में निश्चित तौर से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। 52% जो मतदाता है वो ओबीसी वर्ग से आता है,
तो एक इतना बड़ा वर्ग जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा निश्चित रूप से सत्ता उसके हाथ में आ सकती है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। इन चुनावों में ओबीसी वोटर का रुख किस तरफ होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस दफा सियासी दलों के कामों, वादों, दावों को खूब तौला जाएगा। हो सकता है नतीजे हमारी आपकी समझ से परे हों। और इसी के साथ तेज की तकरार किसकी सरकार है में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसलीस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।